हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें वायुमंडलीय दाब यानी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके बारे में पढ़ेंगे, वायु दाब पेटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो विंड्स के प्रकार हैं, कितने टाइप्स की विंड होती हैं, पवन के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो बादल वाला हमारा टॉपिक है, क्लाउड्स वाला टॉपिक है, उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। साथ ही जो एक दो और टॉपिक हमारे बचेंगे, क्योंकि फिर इससे क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जो टॉपिक हमको पढ़ने हैं वो हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम कुछ टॉपिक इसमें बाद में करने वाले हैं, जिससे कि आप पीछे भी देखते रहें। वैसे तो हमने पहले 10 डेज़ का ये प्लान बनाया था, लेकिन क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, और हम ये नहीं चाहते कि एक भी टॉपिक इसमें छूटे, और इस वजह से सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा है। पिछली क्लास में आपने वायुमंडल की जो पढ़ते हैं, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उसी के आगे हम यहाँ पर इस समय क्लाइमेटोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा, सूर्यताप इंसुलेशन के बारे में पढ़ा, हीट बजट के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ साइक्लोन के बारे में पढ़ा। और आज हम वायुमंडलीय प्रेशर देखेंगे, वायुमंडलीय वायु दाब पेटी और पवनों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है जो हमारा टॉपिक, वो है वायुमंडलीय दाब, यानी जिसे हम ATM के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। और इसी में हम ऐड कर देते हैं। देखिए, किसी स्थान पर वायु द्वारा डाला गया जो दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी जो भी प्रेशर होता है, जो भी दाब है वायु द्वारा जो डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसका जो मापन है बैरोमीटर से किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये साइंस का हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, और इसके द्वारा किया जाता है। और इसमें HG का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा क्या होता है आपका, जमता नहीं है, और इस वजह से HG का यूज किया जाता है इसके मापन के लिए, यानी वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए। अब इसमें किस प्रकार से हम पता लगा पाएंगे किस प्रकार का मौसम है, कैसा दाब है? तो देखिए, जब भी जो पारा का स्तर है वो आपका नीचे जाए, तो इससे क्या होगा? इससे प्रेशर उस स्थान का कम हो जाएगा, यानी ये सेंस होगा कि जो दाब है वो वहाँ पर कम है। और जब कहीं पर प्रेशर कम होता है, तब वहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो आंधी तूफान आने की कंडीशन बनती है। और इसी से यहाँ पर जब किसी स्थान का, जब आप एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको पता चल जाएगा, आप बैरोमीटर से आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर कम है, यानी आंधी तूफान आने की संभावना है। और जो IMD के द्वारा, यानी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसी प्रकार से जो आगे की फोरकास्ट है, साथ ही साथ सैटेलाइट की मदद से भी इन चीज़ों को आपको बताया जाता है, वेदर फोरकास्ट की जाती है। फिर अगर जो HG का स्तर है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर वर्षा की स्थिति होगी। और उसके बाद HG का जो स्तर है, पारा का जो स्तर है, आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे, यानी वहाँ पर जो दाब है वो आपका बढ़ रहा है। और दाब बढ़ने का मतलब है जो प्रेशर होगा, यानी जो मौसम होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल साफ़ मौसम आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, वहाँ पर मौसम साफ़ होगा। और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर आंधी तूफान जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये होता है हमारा वायुमंडलीय दाब। ये आप देख सकते हैं, ये है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर है, और इसमें आपका HG भरा जाता है मापन के लिए। मरकरी इसे ही हम कहते हैं, पारा इसे हम कहते हैं, और HG से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर उसी हिसाब से हम इसका स्तर देख लेते हैं, यानी HG का, पारा का स्तर क्या है? जब कम होगा तब वहाँ पर प्रेशर कम होगा और आंधी तूफान होगा। अगर फ्लैक्चुएट करेगा वर्षा होगी। अगर सीधे सीधे ऊंचाई में, यानी ऊपर बढ़ता हुआ होगा, तो फिर जो मौसम होगा वो आपका साफ़ मौसम होगा। और एक आप कंडीशन ये भी देख सकते हैं, हायर एल्टीट्यूड हैव लोअर प्रेशर। तो यानी जब भी आपका एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ेगी तो वहाँ पर दाब क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा कम। और इसीलिए समुद्र के अंदर आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दाब वहाँ पर होता है, यानी जो प्रेशर होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही आपकी ऊंचाई घटेगी, आप गहराई की तरफ जाएंगे, तो जो प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा, प्रेशर हाई होगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे आती है हमारी वायु दाब पेटी। तो फिगर के माध्यम से भी हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम इनकी डिफिनीशन क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, वायु दाब पेटी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी उष्ण वायु दाब पेटी है, उसके बाद उपोष्ण है, ध्रुवीय है, उपध्रुवीय। तो जो उष्ण वायु दाब पेटी है ये आपकी 0 से 23.5 डिग्री में आपकी कौन सी पेटी होती है? उष्ण वायु दाब पेटी। और हम पिछले भी आप क्लास में अगर आपने देखी होगी वो क्लासेज अक्षांश रेखाओं वाली,
तो वहाँ पर हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाएं हमारी होती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और इसी हिसाब से हम जो रीजन हैं उनको भी बांटते हैं, जैसे हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, और ऊपर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव यानी पोलर रीजन हमारे, और इनमें भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो वो क्लास आप देख सकते हैं, तभी आप डिग्री जो है ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस रीजन की बात की जा रही है। तो 0 से 23.5 डिग्री तक उष्ण वायुदा पेटी होती है, जिसमें क्या होती है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, दैनिक वर्षा होती है और निम्न दाब उत्पन्न होता है। तो यानी जो यहाँ पर प्रेशर है वो कैसा होता है, ये होता है निम्न, कम होता है, और दैनिक वर्षा की स्थिति हमको देखने को मिलती है। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है डोलड्रम, यानी डोलड्रम जो वर्ड है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डोलड्रम क्या होता है, तो देखिए 0 से 5 डिग्री, यानी 0 डिग्री कौन सी होगी, जो हमारी भूमध्य रेखा वाली स्थिति है, और इससे केवल थोड़ा सा ऊपर यानी 5 डिग्री, अगर हम उत्तर गोलार्ध में जाएँ, दक्षिणी गोलार्ध में जाएँ, दोनों तरफ 5 डिग्री का जो क्षेत्र है यहाँ पर कोरियोलिस बल कार्य नहीं करता और पवनों की जो दिशा है प्रभावित नहीं होती। इस क्षेत्र को डोलड्रम यानी शांत क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई बल कार्य नहीं करता, पवनों की दिशा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि एक टर्म आता है कोरियोलिस बल। अब ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, और क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें या अन्य जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक हैं, यूनिट हैं, उनमें थोड़ी सी टफ टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। और तो एक एक चीज़ हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। तो देखिए कोरियोलिस जो फोर्स होता है हमारा, ये क्या होता है, ये एक वास्तविक बल नहीं है, यानी ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये रियल फोर्स है, वास्तविक बल ये नहीं है। ये केवल क्या करता है, पवन की दिशा में आपका परिवर्तन कर देता है। तो ये जो फोर्स है ये जब लगता है तो जो पवनों की दिशा है वो आपकी कैसी हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर लगता है उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध से ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ये आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करें तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ये लगता है दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये लगता है लेफ्ट यानी कि बाईं ओर। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, पवनों की दिशा को इस प्रकार से बदल देता है। और ये आपकी हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसी के आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, डोलड्रम हो जाएगा, जहाँ पर कोरियोलिस फोर्स कार्य नहीं करता। तो ये होता है कोरियोलिस फोर्स। तो पीछे हमने यहाँ पर देखा, तो डोलड्रम आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, 0 से 5 डिग्री का स्थान, और 0 से 23.5 डिग्री तक आपकी उष्ण वायुदाब पेटी यहाँ पर होती है। फिर आती है उपोष्ण वायुदाब पेटी, और इसकी अगर हम बात करें ये कहाँ पर, तो 45 डिग्री से ये आपकी होगी 23.5 डिग्री तक, वो हमारी थी उष्ण वाली। फिर आती है उपोष्ण वायुदाब पेटी जो कि 23.5 से आपकी 35 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगी। और इस क्षेत्र में उष्ण क्षेत्र वाली जो वायु है वो क्या होती है, नीचे उतरती है और दाब में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ेगा। यह क्षेत्र पछुआ पवन और व्यापारिक पवन का स्रोत माना जाता है। तो ये पवन, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो ट्रेंड विंड्स है, वेस्टर्लीज विंड है, यानी पछुआ और व्यापारिक पवन है। क्या होता है कि जो वायुदाब पेटी है और पवन है ये दोनों ही मिक्स टॉपिक हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होगी। आगे जब हम पवनों के बारे में भी पढ़ेंगे और एक साथ इमेज में इनको देखेंगे, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये उनका स्रोत माना जाता है। फिर आती है उपध्रुवीय दाब पेटी, और ये आपकी 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, उपध्रुवीय दाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर क्या होती है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन टकराती है और वायु ऊपर उठती है। तो पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन कहाँ पर टकराती हैं, उपध्रुवीय दाब पेटी में हमको ये देखने को मिलती है। फिर आती है ध्रुवीय पेटी। तो ध्रुव से सीधे आपको समझ जाना है, ध्रुव का मतलब है पोल, और पोल्स में हमेशा आपका जो टेम्परेचर है वो कम ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न ताप पाया जाता है, वायु सिकुड़ती है और वायु का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। तो देखिए वायु क्या होगी, श्रिंक करेगी, और जब गर्म होती है यानी जहाँ गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होती है, वायु फैलती है, और ठंडे स्थानों में वायु सिकुड़ती है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। अब एक इमेज में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पोलर रीजन है, ये आपका विषुवत रेखीय डोलड्रम वाला स्थान है। तो ये जो आप ब्लू पूरा देख रहे हैं ये क्या है, ये है 0 डिग्री, और ऊपर 5 डिग्री, नीचे 5 डिग्री। ये जो आपका बीच का स्थान है ये क्या है, ये आपका डोलड्रम है जो कि बीच में लिखा हुआ है। फिर ऊपर आप आएंगे तो आपको उत्तरी सन्मार्गी पवने, अस्वच्छांश क्या होता है ये भी हम आगे आपको बताने वाले। पछुआ पवने, उपध्रुवीय निम्न दाब, ध्रुवीय पूर्वा पवने, और इसी प्रकार से नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका प्रेशर हाई होगा और यहाँ पर आपका प्रेशर लो होगा, निम्न प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और दैनिक वर्षा इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो इस इमेज को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे जब एक और इमेज हम वहाँ पर आगे लेंगे इन पवनों को पढ़ने के बाद।
अब हम पढ़ते हैं पवनों के बारे में। तो देखिए, जब किसी स्थान में दाब और ताप में परिवर्तन आ जाता है, ऐसी स्थिति में वायुमंडल में उपस्थित गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर क्या है, जो पवनें हैं वो आपकी जो वायु है वो चलना आरंभ कर देती है। गैसों के इस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। तो जो गैसें क्या होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं और इस प्रवाह को क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। अब वायु और पवन में क्या अंतर है, तो क्षैतिज रूप से बहने वाली वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, विंड्स कहा जाता है, जो क्षैतिज रूप से आपकी बहती हैं। फिर इसमें पवनों के प्रकार होते हैं, एक होती हैं आपकी स्थायी पवन, एक होती हैं अस्थायी पवन, एक होती हैं स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड्स इन्हें हम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। और स्थायी पवनों में आपकी व्यापारिक हैं, पछुआ हैं, ध्रुवीय पवनें पाई जाती हैं। अस्थायी में समुद्र समीर है, स्थल समीर है, ये आपकी पाई जाती हैं। और स्थानीय पवनों में चिनूक, फोन और सिरोको, जो कि स्थानीय एक पर्टिकुलर स्थान में चलने वाली जो हमारी पवनें हैं उनको हम स्थानीय पवन कहते हैं। अब एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले आती हैं व्यापारिक पवनें, और व्यापार मतलब ट्रेड, तो ट्रेड विंड्स। और इन्हें ट्रेड विंड्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यापार में सहायता करती थी। जब सी में क्या होती थी, पहले के ज़माने में आप देखें तो क्या है, नावें चला करती थी और उनमें एक ऊपर पाल लगा हुआ होता था और वो हवा की दिशा में बढ़ती थी। जैसे इसमें हवा टकराएगी, क्या होगी, वो आगे की ओर यहाँ पर बढ़ेगी जो नाव है, और इस वजह से इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता था। व्यापारिक पवन इनका नाम वहीं से पड़ा। ये पवनें क्या होती हैं, हमेशा निश्चित मार्ग पर चलती हैं। तो ये निश्चित मार्ग पर चलती हैं और 35 डिग्री से 0 डिग्री क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो 35 डिग्री से 0 डिग्री क्षेत्र की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें, और ये पूर्वी दिशा में प्रभावी होती हैं और इसीलिए इनको पूर्वा पवन भी कहा जाता है। और ये पूर्व में वर्षा भी कराती हैं जो पवनें होती हैं। तो 35 से 0 डिग्री की ओर, तो आप देखेंगे जो 35 डिग्री है आपका, वहाँ से 0 डिग्री की ओर चलती हैं और ये पूर्व की ओर चलती हैं, यानी इस दिशा में आपको पूर्वी दिशा में ही प्रभावी होती हैं और पूर्वा पवन इन्हें कहा जाता है। तो इस टाइप से ये नहीं चलेंगी। पूर्वा का मतलब होता है पूर्व से आने वाली। जिस प्रकार से पछुआ हवाएं चलती हैं पश्चिम से, तो पूर्वा हवाएं यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो आपकी पूर्व से चलती हैं। फिर आगे आती हैं पछुआ पवन, और इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्लीज विंड्स। तो वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम और इसीलिए वेस्टर्लीज विंड्स इनका नाम होता है, पछुआ पवनें। और ये 35 से 65 डिग्री की ओर बहती हैं और पश्चिम में वर्षा कराती हैं यही। तो वो थी क्या थी, 35 से 0 डिग्री की ओर हमारी ट्रेड विंड्स थी, और 35 डिग्री से हमारी 65 डिग्री तक कौन सी चलती हैं, ये चलती हैं वेस्टर्लीज विंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। 65 डिग्री में चक्रवात का निर्माण करती हैं, तो चक्रवात का निर्माण भी वेस्टर्लीज विंड्स करती हैं 65 डिग्री में। या जब दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं तो तेज़ी से चलते हुए एक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जब ये वेस्टर्लीज विंड्स चलती हैं तो क्या होती हैं, बहुत ही तेज़ी से बहती हैं और ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और ये ध्वनि के अलग अलग नाम हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। ये आपकी डिग्री दी हुई है, यानी कि 40 डिग्री पर इसे कहते हैं हम दहाड़ता 40, 50 डिग्री में इन्हें हम कहते हैं प्रचंड 50, और 60 डिग्री में हम इन्हें कहते हैं चीखता 60। तो आपसे पूछा जाए ये टर्म आपके किससे रिलेटेड है, तो ये टर्म आपके पछुआ पवनों से रिलेटेड हैं, यानी कि वेस्टर्लीज विंड से रिलेटेड ये आपकी डिग्री है। फिर है 30 डिग्री से 35 डिग्री में पवनें क्या होती हैं, नीचे उतरती हैं। तो जो पवन है वो नीचे उतरती हैं 30 डिग्री टू 35 डिग्री से, और इसे ही अक्षांश कहा जाता है, यानी हार्श लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये भी एक टर्म है जो आपको याद रखना है, और ये टर्म आपका बनेगा 30 से 35 डिग्री के बीच। तो इनकी डिग्री भी आपको याद रखना है। 0 से 5 आपका डोल्ड्रम था, और 30 से 35 आपका क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश है। और उच्च दाब उत्पन्न होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, प्रेशर आपका यहाँ पर हाई प्रेशर हमको देखने को मिलता है। तो ये हो गई पछुआ हवाएं। फिर आती हैं ध्रुवीय पवन यानी कि पोलर विंड्स, और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। तो ध्रुव वाला क्षेत्र हमारा ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और दोनों ही जगह आपको टेम्परेचर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यानी ये जो हमारी हवाएं होती हैं ये पूरी तरीके से ठंडी हवाएं होती हैं, और 85 से 90 डिग्री के बीच ये चलती हैं। तो 90 डिग्री आपका ये हो गया, 85 यानी ऊपर वाले क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। और नॉर्थ पोल में ही स्थित है, यहाँ पर रूस के निकट। तो इन्हें लिए साइबेरियन पवन इन्हें कहा जाता है रूस में, क्योंकि ये साइबेरिया वाले क्षेत्र में चलती हैं, काफ़ी ठंडी विंड्स होती हैं, और इन्हें ही ध्रुवीय पवन भी हम कहते हैं। और इन्हीं में एक
कॉन्सेप्ट आता है जेट स्ट्रीम का। तो ये भी एक प्रकार की पवनें हैं जो क्षोभ मंडल में चलती हैं, काफ़ी तेज़ गति से चलती हैं। तो इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक वीडियो में अलग से जेट स्ट्रीम और जो आज का हमारा टॉपिक बचेगा बादल यानी कि क्लाउड्स वाला टॉपिक, ये दोनों हम उस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो वो क्लास भी आगे आपको मिलेगी जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हम पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आपका एक और अच्छा सा फिगर है जिसमें आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब ये देखिए है आपकी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री से ऊपर आप 5 डिग्री या नीचे 5 डिग्री, ये आपका डोल्ड्रम हो गया। इसमें आप समझ सकते हैं। अब देखिए विंड्स भी हम पढ़ चुके हैं तो अच्छी तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए ये है ट्रेड विंड्स और ये देखिए पूर्व हवाएं चल रही हैं ना, और ये आपकी 35 डिग्री से आपकी चलती है। पीछे हमने पढ़ा इनके बारे में 35 से 0 डिग्री की ओर। तो ये देखिए 35 डिग्री से 0 की ओर ये जो रेड वाली हैं ये आपकी ट्रेड विंड से जो चल रही हैं इस तरफ। और ITCZ आपका रिलेटेड है, कोरियोलिस बल आपका यहीं पर कार्य करेगा जो कि पवनों की दिशा को यहाँ पर बदल देता है। अब देखिए ये आता है 30 से 35 के बीच में हार्श लैटिट्यूड, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा अश्व अक्षांश। ये आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, ये टर्म आपको याद रखना है। फिर देखिए आती हैं वेस्टर्लीज विंड्स यानी कि पछुआ हवाएं, जिनके बारे में हमने पढ़ा और हमने आपको बताया था ये 35 से आपकी 65 डिग्री तक चलती हैं। तो और ये देखिए चल रही हैं पश्चिम दिशा से, इसीलिए इन्हें पछुआ हवाएं कहते हैं। तो ये देखिए जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं ये पूर्व दिशा से इधर की ओर चल रही हैं, ये पश्चिम दिशा से इधर की ओर चल रही हैं। तो ये आपकी वेस्टर्लीज विंड हो गई। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। और उसी हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो फिर आती हैं पोलर विंड्स यानी कि ध्रुवीय पवनें, और ये आपकी चलती हैं 65 से 90 डिग्री के बीच। ये आपकी 85 से लगभग 90 के बीच चलती हैं पोलर विंड्स। तो ये आप तीनों को यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं, यानी जो विंड्स हैं ये इनकी डिग्री क्या है, और उसी हिसाब से हमने वायुदाब पेटी पढ़ी थी तो उसमें भी आप टर्म याद रख सकते हैं। तो जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डोल्ड्रम, आपको याद रखना है डिग्री, अश्व अक्षांश हार्श लैटिट्यूड की डिग्री याद रखना है, और पछुआ हवाएं कौन कौन सी यानी कितने से कितने डिग्री में चलती हैं, और ट्रेड विंड्स कितने से कितने डिग्री में चलती हैं ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री इसके क्या नाम है, ये नाम तो आप अच्छी तरीके से समझ ही जाएंगे क्योंकि नाम में ही वहाँ पर 40 है और 50 है 60 है, इस प्रकार से वहाँ पर आप उसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सेल दी हुई हैं तो उसी प्रकार से इनका नाम रख दिया गया है। जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं हार्डले सेल्स उन्हें कह दिया जाता है। फेरल सेल्स में आपकी जो वेस्टर्लीज विंड है वो चलती हैं, और पोलर सेल में आपकी पोलर जो विंड्स हैं वो चलती हैं, जो ध्रुवीय पवनें हैं वो चलती हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया पूरा पवनों वाला, और साथ ही साथ जो वायुदाब पेटी है उससे रिलेटेड। अब कुछ जो ये हमारी कौन सी थी, ये थी स्थायी पवनें, यानी इनकी जो दिशाएं हैं वो आपकी फिक्स हैं, इसीलिए इनको स्थायी पवनें कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC में कि कौन सी हमारी स्थायी पवन नहीं है, वहाँ पर ये तीन आपको मिलेंगी, वेस्टर्लीज, पोलर और ट्रेड विंड्स, ये तीनों मिलेंगी। और एक वहाँ पर लिख दिया जाएगा समुद्र समीर। तो समुद्र समीर हमारी स्थायी पवन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अस्थायी पवन है। तो अब अस्थायी पवनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, और एक फिगर में ही आप दोनों यहाँ पर समझ जाएंगे। ऊपर है आपकी, थोड़ा सा कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर है आपकी समुद्र समीर यानी कि सी ब्रिज, और नीचे है आपकी स्थल समीर। तो दो ही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं अस्थायी पवनों में। अगर हम बात करें तो समुद्र समीर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए दिन का समय, दिन के समय में जो आपका स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, और कूल सी ब्रिज यहाँ पर सी कूलर, फिर तो ये वार्म एयर जो होगी स्थल की वो ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के फिर ये क्या करेगी, और उसका स्थान लेने के लिए यहाँ पर ठंडी ब्रिज आएगी, यानी कि ठंडी हवा आएगी, और ये आपकी समुद्र से चलेगी, और इसीलिए इसे समुद्र समीर कहा जाता है, जो कि दिन के समय में चलती है। अब फिर देखिए यहाँ पर रात का समय, ये जो आपका समय दिया हुआ है ये आपका रात का समय है, और रात के समय क्या होगा, जो आपका स्थल है वो आपका यहाँ पर जल्दी ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है, और यहाँ पर जो सी वाटर है ये आप देख सकते हैं, यानी वार्म एयर यहाँ से उठेगी, कहाँ से, समुद्र से, और इधर आती हुई उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु चलेगी यहाँ पर स्थल से समुद्र की ओर। तो ये इस प्रकार से चलेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थल समीर, यानी रात में आपकी स्थल समीर और दिन में आपकी समुद्र समीर आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर आप इस फिगर से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
तो ये भी हमारी जो समुद्र समीर, स्थल समीर, ये भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर हमारी आगे आती हैं और ये हैं स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड्स। और स्थानीय पवनों में कौन सी हैं, तो 2 से 3 आपको नाम याद रखने हैं। और बहुत सारी स्थानीय पवनें यानी अलग अलग एरिया में चलती हैं। तो इसमें आती है चिनूक। चिनूक आपने जो हेलीकॉप्टर है उसके बारे में भी सुना होगा, अमेरिका का ही है, तो इसी नाम पर रखा गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आपकी चलती हैं पवनें और इन्हें चिनूक कहा जाता है। और फोन जो आपकी पवनें हैं ये यूरोप में चलती हैं। सिरोको जो पवनें हैं ये सहारा मरुस्थल से आपकी चलती हैं, तो ये वहाँ की क्या हैं, स्थानीय पवनें हैं। तो पवनों के सभी प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे। और जो हमारा जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक है, क्लाउड वाला टॉपिक है, 2 ही हमारे यहाँ पर टॉपिक बचे हुए हैं क्लाइमेटोलॉजी में। और उसके साथ ही फिर हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और देन फिर हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जो चट्टानें हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।